अच्छा जी, ये पेपर है जनाब विंटर्स 24 का पेपर 4-2 है ये, ठीक है। ये पेपर है हमारे पास अक्टूबर नंबर 24 का 2 घंटे आपके पास, और ये अक्टूबर नंबर में आया था। हम अपने ही रीजन का कर रहे हैं, जोन 2 का। इसमें सेक्शन ए में उसने दिया हुआ है रिड्यूस माइग्रेशन टू यूनाइटेड स्टेट्स। एंड पे करेंगे, जैसे आपको मैंने बताया कि पहले आपने सेक्शन बी और सेक्शन सी करना, तो हम उसी पे जाएंगे। सेक्शन बी में क्वेश्चन है evaluate whether marginality theory can fully explain the link between the changing price of a good and quantity demanded of that good। और तीसरा सेकंड क्वेश्चन भी है इसका। अब इसको अगर क्वेश्चन को देखें, प्राइवेटाइजेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड बाय IMF एंड द वर्ल्ड बैंक बिफोर दे आर प्रिपेयर्ड। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि स्टूडेंट शायद इसको करने के लिए ना जाए, क्योंकि IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में लोग जनरल क्वेश्चन शायद आप लिख सकें, लेकिन जो चीज़ें उसको पूछी हुई हैं ये आप सबके अभी देखे हैरान होंगे कि उसने क्या चीज़ें से पूछी हुई थी। पहले हम 2 पर डिस्कस करते हैं। अब देखो, एक चीज़ हमें फोकस करनी है, कुछ कहा evaluate whether marginality theory can fully explain the link between the changing price of a good and quantity demanded of that good। अगर आप फोकस करें तो उसने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे। तो असल में आपने क्या करना है कि जब आप इस क्वेश्चन के आंसर पे जाएंगे और आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपने सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये देखना है कि उसने चीज़ें कौन कौन सी आपको हाईलाइट की हुई हैं यहाँ पे। तो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या फुली एक्सप्लेन करती है लिंक बिटवीन व्हाट, लिंक बिटवीन, तो ये थोड़ा जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा हटके है, देखिए इतना उसने कंफ्यूज करने के लिए समझो कि उसने ऐसी वर्डिंग यूज किया है कि वैल्यूएट वेदर मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी कैन फुली एक्सप्लेन, क्या ये फुल सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है किसके बारे में, अबाउट द चेंजिंग प्राइस ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। एक जब ये आपने क्वेश्चन की टिप ये जहन में रखें कि जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो 2-3 क्वेश्चन रीड करना अच्छी तरीके से कि इसने कौन सी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं कि पूछने जा रहा है। तो एक बार जो भी आपके जहन में आएगी, जब वो कहता है ना कैन फुली एक्सप्लेन, इस तरह की चीज़ें जब भी कहता है, तो फुली ये मार्जिनल थ्योरी यूज़ नहीं होती, इसमें इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी यूज़ होती है, ठीक है। तो वो हम एंड पे जाके से बताएंगे कि इंडिफरेंस कर्व भी एक थ्योरी है जो कि यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये भी थ्योरी नहीं होती। पहले हम फोकस करते हैं कि उसने क्या क्या पूछा हुआ है। डेफिनेशन लिखेंगे आप, मार्जिनलिटी थ्योरी क्या होती है, इनके इसमें आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी जो है वो असल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि उससे किस तरीके से हम प्राइस चेंज हो तो क्वांटिटी डिमांड किस तरह चेंज होती है। सिर्फ डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व उसमें कहना चाह रहा है, लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं कहा कि ड्राइव करें डिमांड कर्व, उसने इनडायरेक्टली आपसे पूछा कि मार्जिनलिटी थ्योरी किस तरह, क्या फुली एक्सप्लेन करती है प्राइस और क्वांटिटी। पहले हम उसे बताएंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के जरिए हम किस तरह प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे बताएंगे नहीं, ये फुली एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि एक और थ्योरी भी है, उसका नाम इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि A2 के अंदर आपके जितने भी आंसर हैं आपने आपने अदर थ्योरी जरूर बतानी है उसे कि अदर थ्योरी कौन सी है जो कि इस रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकती है। जब भी उसने वर्ड कौन सा यूज़ किया हो, जो अभी आपको बताया इसने, ये देखो ये इसने फुली का वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जब वो फुली का वर्ड यूज़ करता है, ये वाला जब उसने वर्ड यूज़ किया फुली या ऑलवेज, तो आपने ये ज़रूर आपने बताना है कि भाई इसमें सिर्फ ये नहीं होता, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, और वो और चीज़ें क्या होती हैं वो भी हम इसे डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस कर हम बता सकते हैं। तो पहले आप एज पर डेफिनेशन जो हमें नॉलेज जो उसे बताना है वो आपने बताना है जनाब कि मार्जिनलिटी थ्योरी क्या होती है, और डिमांड कर्व का बता सकते हैं कि डिमांड का और प्राइस का नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ये दो चीज़ें एज ए पार्ट ऑफ डेफिनेशन हमें बता दी है। एक ये बता दी है कि इसका आपस में क्या होता है, प्राइस का और क्वांटिटी का कौन सा रिलेशन होता है, प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन होता है। एक तो ये बता दें डेफिनेशन। दूसरा आप डेफिनेशन बताएंगे मार्जिन यूटिलिटी थ्योरी क्या होती है। उसमें मार्जिन यूटिलिटी की डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर है कि पहले यूटिलिटी की डेफिनेशन, फिर मार्जिन यूटिलिटी की डेफिनेशन, और फिर आप टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन जरूर से इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में बता दें। फिर आप बताएं कि डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, और उसमें आपने डायग्राम बना के उसे बतानी है कि ये, वो डायग्राम जो है ना वो इसमें इम्पोर्टेंट है, वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप बताएंगे कि ये जनाब ये मार्जिन यूटिलिटी होती है, इसमें टोटल यूटिलिटी और इसका जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहीं पे ये MU जो है वो इस तरह कट करती है, यहाँ पे हमें क्वांटिटी बना देनी है, यहाँ पे यूटिलिटी सिर्फ लिख दें, ये यूटिलिटी दोनों को कवर कर देगा, TU को भी कवर कर देगा, MU को भी कवर कर देगा।
और 3 बातें आपने ज़रूर यहाँ पे बतानी है कि टी यू जब राइज कर रहा है तो एम यू हमारा पॉजिटिव है, टी यू जब मैक्सिमम पे है तो एम यू 0 है, टी यू जब फॉल कर रहा है तो ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, ये 3 बातें हमने नोट्स में लिखी हैं, सब चीज़ें ये आपने यहाँ बता दी हैं। और इसे बता दो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी कहता क्या है कि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम अ प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम द यूटिलिटी गेन फ्रॉम दिस प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल। ठीक है, वो स्टेटमेंट बताने के बाद हमें डायग्राम ड्रा कर दी, डायग्राम ड्रा करने के बाद इसके बारे में जो 3 चीज़ें वो बता दी हमने। और ये 3 चीज़ें हमने कौन सी बताई हैं? ये 3 चीज़ें हमने बताई वही जो टी यू और एम यू का रिलेशनशिप। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले कि आप आगे जाएं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आप बता सकते हैं कि इसकी अजम्पशंस क्या है। इसकी अजम्पशन, अब ये पार्ट ऑफ एनालिसिस है कि आपने इसकी एनालिसिस, पहला 2 पैराग्राफ अब ये तक हो चुके हुए हैं आपके। पहला पैराग्राफ में डेफिनेशन लिखी है, पैराग्राफ नंबर 2 में आपने लॉ स्टेट करने के बाद आपने ये डायग्राम बना दिया और डायग्राम 3 बातें बता दी। अब आप एनालिसिस के अंदर ही अजम्पशन लिख रहे हैं। तो अजम्पशन के लिए अब आप पैरा नंबर 3 पे आ चुके हैं। पैरा 3 और पैरा 4 के अंदर आपने 2-2 3-3 अजम्पशन कि हम सेम टाइम पे यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं, यूटिलिटी मेजरेबल अज्यूम करते हैं, कंज्यूमर हमारा रैशनल होता है ये अज्यूम करते हैं। और फिर फर्दर उसे बता दो वेदर टेस्ट और फैशन चेंज नहीं होगा, प्राइस ऑफ द गुड सेम है, नॉर्मल गुड की हम बात कर रहे हैं। और फर्दर आप ये बता सकते हैं कि प्राइस ऑफ मनी और उसकी इनकम चेंज नहीं होगी। ये आपने 3 से 4 अजम्पशन एक पैराग्राफ में और 3 से 4 दूसरी पैराग्राफ में बता दें। अब इसमें एक और चीज़ आप बता सकते हैं जो डिमांड कर, अब उस तरफ आओ कि कंज्यूमर क्या, अब ये देखो सारे स्टेप आपने यहाँ पे पूरे करने हैं जो थ्योरी हमने नोट्स में और सब चीज़ें डिस्कस की है। फिर आप यहाँ बताओगे कि कंज्यूमर सारी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगा, वो कहाँ पे जाएगा? वो जहाँ पे प्राइस, ये प्राइस है एम यू के इक्वल हो जाए, ये एम यू है, एम यू का जो ऊपर हमने बनाया, एम यू और प्राइस जहाँ पे इक्वल होंगे ये असल में इतनी प्रोडक्ट यूज़ करेगा ये। और यहाँ पे लिख दो ये प्राइस और यूटिलिटी दोनों को शो कर रहा है, और यहाँ पे क्वान्टिटी लिख दो, इतना वो यूज़ करेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसे हमने कहा था। और यहाँ से वो जो उसने क्वेश्चन के अंदर जनरेट करने की कोशिश की है उस क्वेश्चन का आंसर के साथ ही दे दो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आप डेडिकेट करो इस चीज़ के ऊपर कि अभी जो हमने ऊपर बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी का और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशन है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट आप जितनी ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी यूटिलिटी उतनी कम होती जाती है, ये नेगेटिव रिलेशन है। दूसरा बताओ कि एएस में हम पढ़ के आए हैं कि नेगेटिव रिलेशन है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का, और यहाँ पे हम असल में ये उसने पूछा कि ये कैसे होता है। तो आपने इसी तरह ये ऊपर डायग्राम बनाई, ये वाली ये डायग्राम बना के इसके साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर प्राइस P1 है और ये MU1 है तो ये क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, और इसी क्वांटिटी के नीचे आपने ये डायग्राम ऐसे बनानी है। तो ये क्वांटिटी जब हम ये क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं Q1 और फर्स्ट करेंगे ये प्राइस है तो ये पॉइंट बनता। फिर उसे बताओ कि अगर इसकी प्राइस कम हो जाए इस प्रोडक्ट की तो फिर इसकी यूटिलिटी भी हमारे लिए क्या होगी। यूटिलिटी इस तरीके से हम इसकी क्वांटिटी पर ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर फर्स्ट प्राइस P2 हुई तो MU2 इज इक्वल टू P2 यहाँ पे होगा। जब यहाँ होगा तो ये क्वांटिटी उससे बताओ कि ये क्वांटिटी, ये आपने लाइन बना के क्वांटिटी बतानी है, इसी के नीचे ऐसे लाइन आएगी, ये सर क्वांटिटी तो बतानी है। इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वगैरह नहीं बताना है, प्राइस नहीं नहीं वो इफेक्ट? नहीं वो नहीं पूछा हुआ से, अभी सब करो जरा, ये आपने सीधा सीधा ये बता देना। वो सफिशिएंट फैक्ट इनकम फैक्ट आता है जब इंडिफरेंस कर्व प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अभी हमने एज पर क्वेश्चन उसे राइट आंसर दे दिया जो उसने पूछा था। ठीक है, फिर देखो जरा क्या था क्वेश्चन। पहले हमने मार्जिनल सारी एक्सप्लेन कर दी, उसे इक्विलिब्रियम बता दिया, फिर हम प्राइस ऑफ गुड के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कैसे चेंज होती है हमने वो उससे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके ये हम उसे सीधा आंसर बता दिया। अब यहाँ तक हमारा सीधा सीधा आंसर था जिसके हमने एनालिसिस किया। अब हम हाउ एवर बातें करेंगे। अब हम कहेंगे ये जो हमने डिमांड कर बनाई है ये तो भाई नॉर्मल गुड की है, हालांकि गिवन गुड की भी हो सकती है। ठीक है, और किसकी हो सकती है? और हो सकती है इन्फीरियर गुड की। वो तो डिमिनिशिंग थ्योरी में हम बनाते ही नहीं है, वो तो हम बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में। तो यहाँ पे हमारा उस क्वेश्चन का आंसर आया जो उसने पूछा हुआ था ऑलवेज, ये जो था उसने पूछा था फुली एक्सप्लेन करता है, तो आप यहाँ बताएंगे कि ये फुली एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि डायग्राम ऑफ डिमांड कर्व जो है वो नॉर्मल और इन्फीरियर गुड जो है वो नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा रही एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल थ्योरी जो हमारा सिलेबस है। हमने ये जो थ्योरी नॉन गिवन गुड और जो दूसरी ली थी गुड्स, वो हमने ली थी किसके अंदर? वो हमने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में ली थी। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि नहीं, एक और
क्योंकि उसने कहा था क्या ये ऑलवेज एक्सप्लेन करता है, आपने कहा पहले आपने बता दिया कि ये एक्सप्लेन किस तरीके से करता है, ये सारी कहानी हमने उसे सारी बता दी, ये 4-5 पैराग्राफ यहाँ पे अब आप बताओगे नो, जो ये गिफन गुड है इन्फीरियर गुड है ये कौन एक्सप्लेन करता है, ये तो जनाब हमारी जो है वो कौन सी एक्सप्लेन करती है थ्योरी, वो तो इंडिफरेंस कर्व एक्सप्लेन करती है। अब इंडिफरेंस कर्व का यहाँ पे रेफरेंस देके कि इंडिफरेंस कर्व में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं गिफन, उसकी आप इक्विलिब्रियम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी है आपने क्योंकि क्वेश्चन का ये मेन पार्ट नहीं है, आपने बताना कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है और यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं। वैसे इसने मार्किंग की में लिखा तो नहीं हुआ कि आप जो है वैसे जब हम अदर पॉलिसी का रेफरेंस देता है तो कोई एक डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। अगर मैं ये पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो मैं यहाँ पे वो प्राइस इफेक्ट नॉर्मल गुड की जो है वो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो बना के दिखाता कि ये इंडिफरेंस कर्व में इस तरह बनाते हैं जो कि उसमें नहीं बनती, जैसे गिफन गुड और इन्फीरियर गुड की हमें बना देता, क्योंकि नॉर्मल गुड की तो हमने बना दी ऊपर, तो हम बताते हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी सिर्फ नॉर्मल गुड को एक्सप्लेन करता है, गिफन और इन्फीरियर के लिए हम ये वाली थ्योरी यूज करते हैं। तो ये इफेक्ट आप यहाँ पे शो कर सकते थे, ये एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन इसकी मार्किंग की में है कि उसने उसे डिस्कस नहीं किया हुआ। अच्छा एक और चीज़, इससे पहले कि हम आगे चलें, एक और चीज़ उसने यहाँ डिस्कस किया, इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल भी शो कर सकते हैं आप, ठीक है, बजाय इसके कि आप इंडिफरेंस कर्व आगे चलें, यहाँ पे हम उसे एक चीज़ बता सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व से पहले एक चीज़ बताने की कोशिश करें कि भाई एक थ्योरी ये भी है, कौन सी थ्योरी, कि माइनर यूटिलिटी ऑफ ए प्राइस ऑफ ए माइनर यूटिलिटी ऑफ बी प्राइस ऑफ बी, ये थ्योरी भी है फॉर मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, लेकिन इसमें हम कोई डिमांड कर्व ड्राइव करने का हमारे पास ऐसे कोई सिलेबस में वैसी चीज़ नहीं थी, लेकिन मोर देन 1 गुड हो तो हम ये डिमिनिशिंग ये मार्जिन यूटिलिटी ये भी यूज़ कर रहे हैं, तो मार्जिन यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ ड्रा करने का से हमें यहाँ पे हाइड किया हुआ कुछ ऐसी सिलेबस हमारी कोई चीज़ नहीं है, वैसे से कर सकते हैं इसके थ्रू, लेकिन उसने कहा जी ऑलवेज माइनर यूटिलिटी, तो हम उसके आंसर ये बता रहे हैं कि ऑलवेज एम यू नहीं करते, बल्कि हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी यूज़ करते हैं, हमने उसका आंसर बता दिया। फिर आप एवेल्यूशन में जाके बताएंगे अब उसके ऊपर वो जो उसकी लिमिटेशन थी, सबसे पहली लिमिटेशन कि हमारा कंज्यूमर जो है वो रैशनल नहीं होता, वो इरेशनल हो जाता है, ठीक है, ये हमने बता दिया, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कंज्यूमर के पास और रैशनल नहीं होता, और वो एडवर्टाइजिंग से इम्पैक्ट हो जाता है, जैसे हमने कहा था इम्पल्स वो जो करता है एडवर्ट कर देता है। फिर ये जो थ्योरी है डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी, ये देखो बता रहा है कि इनकम इफेक्ट और सब्सिडी इफेक्ट यहाँ से बताया नहीं, हालांकि वो गिफन गुड्स हम उसके बगैर ड्राई नहीं कर सकते। फिर डिफ़िकल्टी है कि चेंज इसने नहीं बताई कि एस्टिमेट डिमांड शेड्यूल कैसे हम बनाएंगे, वो हम यहाँ पे ड्रा नहीं करते। डिफ़िकल्ट ऑफ द सेक्टर्स पेरिबल्स अजम्पशन, सेक्टर्स पेरिबल्स यानी कि जो चीज़ें हमने अज्यूम की हैं, जैसे फैशन चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, कंज्यूमर रैशनल नहीं रहता, एक ही टाइम पे गुड्स हम यूज़ नहीं करते, स्टैंडर्ड यूनिट सम टाइम यूज़ करते हैं, कम सम टाइम नहीं करते, वो सारी सेक्टर्स पेरिबल्स का मतलब जितनी अजम्पशन की हैं उनमें से कुछ 4-5 आप यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। फिर एक और बात बता रहा है कि MU द assumption that money has constant utility is the last dollar of the someone earning $10,000 the same value as someone earning $100,000। अब ये कह रहा है कि जो हमने ये कंडीशन अभी बताई कि MU इज इक्वल टू P है, ये जहाँ अभी हमने ये प्रूव किया कि MU इज इक्वल टू P है, उसी से हमने डिमांड का ड्राइव किया, तो कहता है जी जो लास्ट डॉलर अज्यूम करते हैं उससे माइनर यूटिलिटी इक्वल होती है उसकी प्राइस के, क्या जिसकी इनकम 10,000 है उसकी भी वही यूटिलिटी होगी $1 की जिसकी इनकम $1,00,000 की इक्वल है? डेफिनेटली नहीं होगी। जिसकी $10,000 इनकम है उसके लिए $1 की वैल्यू कुछ और है, जिसकी $1,00,000 इनकम है उसकी $1 की वैल्यू कुछ और है, तो इसलिए ये चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये आपने सारे जो क्रिटिसिज्म था नोट्स में सारा लिखा हुआ है, आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो सारा क्रिटिसिज्म बता दिया, लेकिन एक एडिशनल चीज़ हमने यहाँ बताई कि ये जो थ्योरी है ये हमने सारा जो थ्योरी बता के उसे बताना है कि भाई इंडिफरेंस कर्व थ्योरी भी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ जो ये वाली थ्योरी है ये फुली उसको एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है जी, ये आपने प्रॉपर लिखना है। अब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता तो ज़ाहिर है कोई भी बच्चा ना करता, किसी बच्चे ने ये किया भी नहीं, लेकिन हम इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि प्राइवेटाइजेशन is often required by International Monetary Fund and the World Bank before they are prepared। ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ प्रॉपर, ये वहाँ से आप देखें, ये देखो ये पेपर क्वेश्चन है, प्राइवेटाइजेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड बाय IMF and the World Bank, they are prepared to offer support to countries requiring loans, grants, debt relief and debt cancellation program, evaluate the view that the privatization will always improve the allocation of resources in a country। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है कि IMF और वर्ल्ड बैंक उन
कंट्रीज को लोन देता है जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होती है, इसलिए कि प्राइवेटाइजेशन जो है उसे उस कंट्री के अंदर प्राइवेटाइजेशन को लोन चाहिए होते हैं, ग्रांट चाहिए होती है, डेट रिलीफ चाहिए होती है, डेट कैंसिलेशन प्रोग्राम भी होते हैं। ये उसने एक स्टेटमेंट दी है। आपको वो पूछना है कि आप बताएं कि प्राइवेटाइजेशन में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो डेफिनेशन में जो दो चीज़ें हैं वो प्राइवेटाइजेशन है और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये दो चीज़ें तो ये हो गई। अब ये लोन, ग्रांट, डेट, इन सबको डिफाइन होती है, ये स्टेटमेंट थी। इसमें हाँ IMF के बारे में कुछ लिखना चाहें तो वो लिख दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है। चैप्टर लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि डिस्कस आपने जब सिलेबस किया होगा तो उसमें लास्ट चैप्टर है यूनिट 11 बुक का, उसमें उसने डिस्कस किया IMF और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या होता है, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो जरा क्वेश्चन का सोचो कि प्राइवेटाइजेशन ऑलवेज इंप्रूव द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? अब आप जरा बैठ के सोचोगे या अभी हम जो करने लगे हैं उसमें आप देखो कि जैसे प्राइवेटाइजेशन का मतलब है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है। अब जो जहाँ गवर्नमेंट होती है वो नेचुरल मोनोपोली या उस तरह चीज़ें, वो गवर्नमेंट को हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीज़ें हैं, ओलिगोपोली भी हो सकती है, मोनोपोली भी हो सकती है प्राइवेट, और तीसरी जो चीज़ होती है वो आमतौर पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये असल में उसकी बात करना चाह रहा था। तो वो एलोकेशन ऑफ सोर्सेज वहाँ पे नहीं होती, यानी कि वो इकोनॉमिक इनएफिशिएंट होते हैं। जब ये एलोकेशन ऑफ सोर्सेज की बात कर रहा है तो असल में वो क्या होते हैं, जो तीनों सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन होता है जो कि इकोनॉमिक एफिशिएंट होता है, ये बाकी तीनों इकोनॉमिक एफिशिएंट नहीं होते। तो यहाँ हमने प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो इंस्टीट्यूट है वो सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, ये इसकी डेफिनेशन है। तो प्राइवेट फर्म्स बन जाती हैं, और जब प्राइवेट फर्म बचती हैं तो वो असल में रीज़न बता दें, दो रीज़न यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इसलिए बेचती है कि वो लॉस मेकिंग है, तो गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो पा रहा, ये कंट्रोल करना मुश्किल, तो गवर्नमेंट से प्राइवेटाइज कर देती है लॉस मेकिंग से बचने के लिए। गवर्नमेंट को यहाँ दो फायदे होते हैं, एक तो फॉरेन प्राइवेटाइजेशन की अमाउंट मिल जाती है, दूसरा फायदा गवर्नमेंट को आपने बताना है कि ये होगा कि बाद में टैक्स रेवेन्यू आएगा, और दूसरा फर्म एफिशिएंसी लेके आती है, इसीलिए शिफ्ट किया। अब यहाँ पे आपने बताना कि एफिशिएंसी क्या होती है। यहाँ पे आप बताएं जी एफिशिएंसी, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो असल में इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है वो आपने बतानी है। इसके दो पार्ट हैं। ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी का होता है कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, पहले उसको डिफाइन कर दें कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है। तो उस इकोनॉमिक एफिशिएंसी दो पार्ट हैं, एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है और एक एलोकेटिव एफिशिएंसी। ये हम माइक्रो लेवल पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और माइक्रो लेवल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एलोकेटिव एफिशिएंसी भी किस किस तरीके से कर सकते हैं, फर्म लेवल पे भी और फर्म और मार्केट दोनों लेवल पे कर सकते हैं। ये कंसाइजली आपने ये चीज़ें यहाँ बता देनी है, एक पैराग्राफ बताएं, दो बताएं, क्योंकि ये मेन चीज़ है क्वेश्चन की। माइक्रो में कैसे करते हैं, माइक्रो में आपने बना देनी है इसकी वो जो कर्व हमने बनाई थी, माइक्रो में बनाएंगे इसकी कर्व कि ये वाली जो एवरेज कॉस्ट वाली कर्व थी, जिसके एक्स एक्सिस पे कॉस्ट आती थी, यहाँ पे क्वांटिटी आती थी, तो ये सबसे मिनिमम वाला ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है। मैक्रो में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी शो करनी है तो आप किसी कर्व बना देंगे। फर्म लेवल पे एलोकेटिव एफिशिएंसी शो करनी है तो आप बनाएंगे फर्म लेवल पे कैसी होती है, जहाँ पे P = MC, ठीक है। ये हमारे पास MC है, ये प्राइस है, तो यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे शो करेंगे प्राइस और कॉस्ट, ये MC है, तो इतनी हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मार्केट पे कैसे प्रोड्यूस करते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी, मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो इंटरसेक्शन है ये असल में शो कर रहा है एलोकेटिव एफिशिएंसी को। अगर यहाँ पे है तो ये भी इनएफिशिएंसी, ये आपने कंसाइजली 3 से 4 पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ सब पे चाहे लगा दें, क्योंकि ये मेन पार्ट है क्वेश्चन का, ये आपने बता दिया। फिर आप बताएं भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली में नहीं होती सर ये सारे पैराग्राफ बताने हैं? हाँ, ये ओ अब दो पैराग्राफ कह ऑप्शन रहा हूँ, है सॉरी डायग्राम। असल में। एनालिसिस के 14 नंबर है ना, तो नहीं एनालिसिस सॉरी, के वो 14। मैं जी डायग्राम जी, का पूछ रहा था। हाँ जी, डायग्राम आप इन वर्ड्स भी बता सकते हैं। डायग्राम्स बताने की बजाय ना आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये मैंने आपको वैसे रिव्यू बताया कि ये असल में हो सकता था, तो आप ये ठीक है कर ठीक। सकते हैं। डायग्राम अगर आपने ये नहीं बना ली ना, तो आप इनमें से कोई एक डायग्राम बना देंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की या ये भी सारी डायग्राम नहीं बनानी, आपने कोई एक डायग्राम बना के बता देनी। जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डायग्राम बना दें कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा होता है, जैसे ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डायग्राम अगर आप बनाएं तो उसे बता दो जनाब कि ये हमारे पास कर्व है, ये AR है, ये MR है, और ये हमारे पास नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रॉफिट के लिए टच करनी है, ठीक है। ये एवरेज कॉस्ट है, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है। अब आपने बताना है कि भाई
ये देखो जरा खास बात, MCMR के मुताबिक हम प्रोड्यूस करते हैं और ये हम प्राइस चार्ज करते हैं। अब मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे है, ये मिनिमम है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे। जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो ये प्रोडक्टिव एफिशिएंट नहीं है, ये प्रूव कर देना। फिर आपने बताना है कि P इज इक्वल टू MC होना चाहिए। अब P यहाँ पे है, MC और P तो कट नहीं करेंगे, P इज नॉट इक्वल टू MC। जब P इज इक्वल टू नॉट MC तो यहाँ बता दो कि ये एलोकेटिव एफिशिएंट भी नहीं है। ये चीज़ें आपने जरूर प्रूव करनी है। एक डायग्राम जरूर बनाएं, या ऊपरली बना दें, ऊपरली नहीं बनानी तो ये जरूर बनाएं, एक डायग्राम बना के शो कर दें और इस तरह शो दें कि मोनोपोली और ओलिगोपोली का बस बता दें, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, उसे बस लिख दें कि वो भी एफिशिएंट नहीं होते। अब आए इसके मेन क्वेश्चन की तरफ कि बेनिफिट्स प्राइवेटाइजेशन के हो गए होते हैं। ये अभी तक जो हमने आंसर किया, ये आंसर फर्ज करो कि आप प्राइवेटाइजेशन और जो हमने एक्सप्लेन किया उसके बेनिफिट और जो डेफिनेशन लिखी ये वाली, ये एक पैराग्राफ ये हुआ। प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी को आप दोनों को डिफाइन कर दें एक पैराग्राफ के अंदर कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है। फिर आप मोनोपोली कंपटीशन की ओलिगोपोली मोनोपोली को बताएं कि ये प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है लेकिन ये इनएफिशिएंट होता है, उसके लिए आपने प्रूफ कर दिया तीसरे चौथे पैराग्राफ में। ये सारी डायग्राम चाहे ना बनाए आप, अब आप ये वाली डायग्राम बना दें, ठीक है। इसमें कॉस्ट, प्राइस और रेवेन्यू एक्स एक्सिस पे आना है और यहाँ पे क्वांटिटी आनी है, ठीक है। और इस डायग्राम में आपने प्रॉपर प्रूफ करना है कि एलोकेटिव एफिशिएंसी क्यों नहीं है और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्यों नहीं है। ये आपने प्रूफ कर दिया। अब अगली डिस्कशन के ऊपर चलेंगे। अब देखें यहाँ तक आपका एक या एक से ज़्यादा पेज हो चुका हुआ है। अब आप बताएं जी प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट क्या है। कंपटीशन ज़्यादा होता है, चॉइस ज़्यादा होती है, वैरायटी ज़्यादा होती है, एफिशिएंट ये ज़्यादा होते हैं, वाइडर चॉइस लोगों के पास होती है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़, ये सारे आपने प्राइवेट सेक्टर के, देखो ये सारे आपने, ये सारा सेक्शन आपने प्राइवेट सेक्टर का डिस्कस किया। अब क्योंकि ये प्राइवेट, वही बात जो आ गई पहले वाली कि क्या प्राइवेट सेक्टर ही होता है, तो अब आपने बताना भाई गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है उससे भी असल में क्या होता है, उसमें नेचुरल मोनोपोली हो सकती है या स्टेट ओन मोनोपोली हो सकती है। तो गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो एफिशिएंसी अचीव कर सके। गवर्नमेंट डेट लेती है, वो जो डेट की बात उसने की है, उसने इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है, इसलिए वो एफिशिएंट नहीं हो पाते। और क्या, अपने गवर्नमेंट लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट भी बनाती है, यानी कि जैसे नेचुरल मोनोपोली की बात लिख दें लेकिन सारा बनाई होती है, उसकी डायग्राम भी वैसे है। तो आपने प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट दोनों को कंपेयर किया, जिससे प्राइवेट सेक्टर का हमने ज़्यादा लिखा और साथ बताया भी गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली एफिशिएंट, थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो है होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन तो वो उसमें नहीं आता ना, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आता। तो आपने गवर्नमेंट सेक्टर का बताना है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो नेगेटिव पॉइंट है, रेलिवेंट डायग्राम करेक्टली लेबल एंड रेफरेंस, ये कौन किस चीज़ की बात कर रहा है, ये मोनोपोली कंपटीशन की जो हमने डायग्राम बना दी उसकी बात कर रहा था, वो हमने बना दिया पीछे। तो गवर्नमेंट के पास फाइनेंस कहाँ से आता है, फिजिकल पॉलिसी, और एक इसका रेफरेंस दे दें, इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ हो रही होती है, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस है उसमें एग्रीगेट सप्लाई यूज़ हो रही होती है। देखिए ये सारे फैक्टर ऐसे डायग्राम नहीं बने हैं, सिर्फ डिस्कशन करनी है इसकी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर आमतौर पे क्या होते हैं, इनहेरेंटली इनएफिशिएंट होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं कर रहे। फिर आपने इसकी वैल्यूएशन भी आ जाना है कि असल में वैल्यूएशन जो है वो ये है कि प्रोडक्टिव और एलोकेटिव और डायनामिक एफिशिएंसी जो भी है इसके नेगेटिव पॉइंट, वो हमने वैल्यूएशन ऑफ नोट्स देखना, उसमें लिखे हुए हैं कि इसमें क्वालिटी हमने इग्नोर कर दी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी सेक्टर टू सेक्टर डिफर करती है, हर इंडस्ट्री में डिफरेंट होता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का लेवल। एलोकेटिव एफिशिएंसी की जब बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना मुश्किल है। प्राइवेटाइजेशन की जब बात करें तो बहुत सारी सेक्टर ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सेक्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। स्टेट मोनोपोली जो होती है वो असल में लॉस मेकिंग होती है, इंडस्ट्री रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं। प्राइवेटाइज बहुत सारे बिजनेस ऐसे जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को अलाउ ही नहीं करती, कुछ बिजनेस ऐसे जिसमें गवर्नमेंट खुद सारे काम करती है। और इक्विटी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिटेबल स्टेट और एसेट गवर्नमेंट कभी करती नहीं है, जो प्रॉफिट ऑन है वो अपने पास ही रखती है। और एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज कर जाती है जब क्या होता है, जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती है, ठीक है। और फिर सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट होते हैं किसके, प्राइवेटाइजेशन करने के। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो सोशल कॉस्ट की केयर नहीं करता, वो अपने पर्सनल बेनिफिट की केयर करता है। ये सारी बातें आपने यहाँ पे बतानी है। तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर जिस क्वेश्चन को, जिस स्टूडेंट को इसकी डेप्थ के बाद चल गया पूछना का चाह रहा है, क्योंकि कुछ उसने डायरेक्ट चीज़ें नहीं पूछी यहाँ पे, तो यानी कि बच्चे ने सोचा भी नहीं होगा जो अटेम्प्ट की, इसलिए बच्चों ने एक अटेम्प्ट नहीं किया था, ज़्यादा बच्चों ने क्वेश्चन 2 किया था।
तो बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा कि इसमें वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चीज़ें बतानी है, तो लेकिन है क्वेश्चन डिस्कस करना था हमने। अब आ गया मैक्रो, अब इसमें से आपने एक क्वेश्चन डिस्कस करना। अब ये देखो बड़ी ये जब से ये 2 साल से पेपर सिलेबस चेंज हुआ है, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने ये सेक्शन बी के सेक्शन सी के अंदर ही डाटा कुछ दे दिया। ग्रॉस नेशनल इनकम बताई है मैक्सिको की, नॉमिनल वेजेस, डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ और ये चीज़ें बताई हैं। और पूछ रहा है आपसे कि वैल्यूट करें कि क्या ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये स्टैंडर्ड लिविंग असेस कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड लिविंग आपने सिलेबस माशाल्लाह किया होगा, जीडीपी पर कैपिटा, उसमें जीएनआई पर कैपिटा या जीडीपी पर कैपिटा जो उसमें नेशनल इनकम और पॉपुलेशन यूज होती है, ये दो चीज़ें चलो उसने यहाँ पे दी हुई है। लेकिन पॉपुलेशन रेट उसने दिया हुआ है, हमें पॉपुलेशन साइज चाहिए था। उसके अलावा कौन सा डाटा था, उसके अलावा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट टैक्स था, उसका कोई डाटा नहीं है यहाँ पे। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, वो एक हमने लिविंग स्टैंडर्ड किया, उसका कोई डाटा नहीं है। सर हमने इसमें किया था, इतना लिखने को है भी। नहीं मैं कब कह रहा हूँ लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डाटा एनालाइज कर रहे हैं। अभी लिखने का तो मैंने बताया नहीं लिखना क्या है। आपने बता, उसने पूछा ये है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको कि वैल्यूड द यूज ऑफ दी स्टैटिस्टिक्स इन असेसिंग द स्टैंडर्ड लिविंग। तो स्टैंडर्ड लिविंग जो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि 4 हमने स्टैंडर्ड लिविंग सिलेबस में करते हैं, और इस डाटा से सिर्फ हम एक ही कैलकुलेट कर सकते हैं, वो GNI पर कैपिटा है, रियल GDP पर कैपिटा, वो आप बस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सिर्फ ये बताना है, ठीक है। अब आओ इसके आंसर की तरफ। आंसर में आप ये बताएंगे कि भाई जो डाटा गिवन है, इस डाटा के मुताबिक हम सिर्फ GDP पर कैपिटा ये वाला जो है सिर्फ ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब GDP पर कैपिटा की डेफिनेशन बता दो, उसका फार्मूला लिख दो, और बताओ कि हम ये ऊपर से यूज कर सकते हैं, ये देखो लिखा हुआ है। और दूसरी बात बताओ कि GDP पर कैपिटा असल में क्या है। जब आप रिवाइज करोगे टॉपिक तो आपको याद आएगा कि GDP पर कैपिटा ऐसा जो क्वांटिटेटिव मेजर है, तो आप सिर्फ ये क्वांटिटेटिव मेजर कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी वैल्यू हम यूज करेंगे, इसमें वैल्यू यूज करेंगे पॉपुलेशन और GNI पर कैपिटा, ये यूज हो सकती है, और नहीं यूज हो सकती, क्योंकि उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला अगर आपको याद हो, GNI पर कैपिटा का फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला होता है GNI पर कैपिटा। अगर आपको पर कैपिटा किसी कंट्री का याद हो तो वो भी लिख देना, जैसे पाकिस्तान का बताया हुआ कि वो 1600 के करीब है, वो लिख दो। लेकिन ये मैक्सिको का आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला भी देखना नजर आएगा, क्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंट्री का पॉपुलेशन कितना है। तो ये जो आंसर आएगा ये पर कैपिटा इनकम पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखो कि हम पहले बताओ कि ये जो गिवन डाटा है, यहाँ से हम ये पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ नेशनल इनकम यूज कर सकते हैं। उससे हमें पॉपुलेशन तो बताई नहीं, पॉपुलेशन का रेट बताया है, तो रेट से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें साइज चाहिए पॉपुलेशन का। पहले तो ये बात बता दो आप। फिर अब बताओ कि जो GDP पर कैपिटा जो है ये मटीरियलिस्टिक यानी कि क्वांटिटेटिव मेजर है, उसके बेनिफिट बता दो कि हमें पता चल जाएगा किस सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया, प्राइमरी सेक्टर से कितनी इनकम आई, सेकेंडरी सेक्टर से कितनी आई, टर्शियरी सेक्टर से कितनी इनकम आई। इसको कंट्री के कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, कंट्री की परफॉर्मेंस दूसरे कंट्री के साथ कितनी है वो यूज करते हैं। 2 बेनिफिट 3 बेनिफिट हो गए। फिर आप मुझे बताओ कि आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी के बाद चलता है कि कंट्री में टैक्स कितना गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है, लोग इनकम कितनी अर्न कर रहे हैं। फिर सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किस सेक्टर ने कितना अर्न किया, 4 से 5 आपने बेनिफिट इसके बता दिए। अब आप बताओगे भाई कि ये जो हमने GDP पर कैपिटा मालूम किया है, ये इन डाटे से सिर्फ ये 2 चीज़ें हम यूज़ कर सकते थे, एक ये वाली और एक ये वाली। बाकी इस डाटे से हम स्टैंडर्ड लिविंग नहीं बता सकते। स्टैंडर्ड लिविंग में अब और बताओ, अब ये जो 3, अब आपके क्वेश्चन का आंसर आया जो आपने पूछा था। अब ये 3 जो है इनमें से अब आपको अगर कोई आता है तो कोई 2 एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसे, या कोई एक अच्छा एक्सप्लेन करता है कि इसके अलावा एक और मेथड है, जैसे HDI बड़ा पॉपुलर है, हम अगर उसकी बात करें तो आप बताओ HDI क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, इनकम इंडेक्स, इनकम कितनी लोगों ने यूज़ की, फिर हेल्थ इंडेक्स, ये लोगों की हेल्थ कैसी है, और तीसरी चीज़ एजुकेशन। और सिर्फ ये नाम बताओ, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा अभी मैं। इसका बताओ जी, इसका HDI का आंसर जो है वो क्या आता है। HDI का आंसर 0 और 1 के दरमियान में आता है। जितना 0 के करीब होगा उतना वो अंडर डेवलप कंट्री, जितना 1 के करीब होगा उतना डेवलप कंट्री। और जो 1 के करीब जो सबसे बड़ा कंट्री है वो नॉर्वे है, जिसकी वैल्यू 0.995 है। और पुअर कंट्री बता दो माली है, या इस तरह जो कंट्री है उनका HDI कम है। तो ये इस तरह आपने HDI को एक्सप्लेन करना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और आपने बताना है कि ये क्वालिटेटिव मेजर है, ठीक है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, प्लस क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव यानी कि रियलिस्टिक, क्वांटिटेटिव कैसे, क्योंकि इसमें इनकम की बात हो रही है।
क्वालिटेटिव कैसे, क्योंकि इसमें हेल्थ और एजुकेशन दो बातें हो रही हैं। ठीक है, आपने ये बता के प्रॉपर एचडीए को पूरा एक्सप्लेन कर देना है, जो कि आप जब सिलेबस वाइज करोगे उसमें नोट्स में भी मैंने लिखा होगा और वो आप वैसे भी देख लेना। तो आपने अब उसके क्वेश्चन नहीं भूलना, हमें क्वेश्चन पे ज़रा फोकस रखना है। तो अब आपने यहाँ पे ये कह सकते हैं भाई जो गिवन डाटा है उससे सिर्फ हम जीडीपी पर कैपिटा मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर है। और इसके साइड इफेक्ट भी बता दो कि इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर देखी जा रही है, इसमें सिर्फ पॉपुलेशन देखते हैं, पॉपुलेशन रेट ऑफ इंक्रीज अगर ज़्यादा हो गई, और ये देखो जो भी फार्मूला आपको बताया, ऐसा ना हो, इसमें एक चीज़ आपने बतानी है कि ये पॉपुलेशन की जो इंक्रीज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जीएनए की इंक्रीज, यानी कि ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है जीएनए का वो ज़्यादा होना चाहिए इंक्रीज एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन की इंक्रीज। अगर फर्स्ट करो पॉपुलेशन 5% बढ़ रही है, इंक्रीज होती है, और जो जीएनए वो 3% इंक्रीज हुआ है, तो फिर तो आपका जीडीपी पर कैपिटा लोगों के ऊपर खर्च हो जाएगा। तो ये आपने चीज़ें हाउ एवर पॉइंट में डिस्कस करनी है, वो नोट्स में लिखी हुई है। और फिर आपने बताना कि एचडीआई बेटर है। एचडीआई क्यों बेटर है? पहला बताना है जी एचडीआई का यहाँ पे डाटा गिवन नहीं है, उसे हम मालूम नहीं कर सकते। दूसरा आपने बताना है कि एचडीआई के लिए आपको क्या चाहिए, एचडीआई के लिए 3 चीज़ें चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो डाटा यहाँ पे गिवन नहीं है। तो एचडीआई के पॉजिटिव बता देने हैं, इसका क्राइटेरिया आपको ये बताया, क्राइटेरिया बता देना है। किसी कंट्री का अगर याद है तो वो लिख दें, मैंने जैसे नोट्स में भी लिखवाया हुआ है कि ये 2 या 3 कंट्री का आपको डाटा जरूर याद होना चाहिए एचडीआई। अब आप वैल्यूएशन की तरफ आ जाओ, यानी कि फिर वही बात कि हमने कहा जी जीडीपी पर कैपिटा, जैसे उसने कहा था कि वैल्यू की ये स्टैट यूज कर सकते हैं हम, उसके लिए तो हमने बता दिया जीडीपी पर कैपिटा यूज कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला बता दिया, उसके पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया। लेकिन क्या यूज नहीं कर सकते, एचडीआई यूज नहीं कर सकते, वो क्वालिटेटिव मेजर है, उसका फॉर्मूला लिख दिया, उसका क्राइटेरिया बता दिया, उसके 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव बता दें। अब वैल्यूएशन की तरफ आ जाओ कि डाटा डज नॉट स्पेसिफाई, ये हमने पहले आपको बता दिया। फिर इसमें टाइम पीरियड देखो, सिर्फ 1 साल का डाटा दिया हुआ है, हालांकि जब आपने कंपेयर करना होता है तो 1 साल से ज़्यादा का डाटा हमारे पास होना चाहिए, ये आपने बताना है। फिर आपने बताना है जी पॉपुलेशन साइज हमें चाहिए, वो मैंने पहले ही बताया, पॉपुलेशन साइज चाहिए, पॉपुलेशन चेंज नहीं हमें चाहिए, उसे चेंज बताइए। फिर मटीरियलिस्टिक स्टैंडर्ड लिविंग तो आ सकता है यहाँ से, लेकिन दूसरे वाला नहीं आ सकता। ठीक है, एचडीआई जो क्वालिटेटिव मेजर है वो नहीं आ सकता। फिर इसने जो वेजेस की चेंज है, इन्फ्लेशन की चेंज, वो अगर आप यहाँ से कंपेयर करा के बता सकते हैं कि वेजेस कितनी राइज की है, 2.8%, इन्फ्लेशन कितनी है 3.4%, तो इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर। ये भी बता दो कि इन्फ्लेशन का रेट कम होना चाहिए वेजेस के रेट से। ठीक है, वेजेस आप कम इंक्रीज किए हैं लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, तो ये भी आप वैल्यूएशन में चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये 4 से 5 वेल एस्टेब्लिश पॉइंट बताते हैं, इस क्वेश्चन में से लिखने का मार्जिन काफ़ी है। अच्छा, अगर आपको दूसरा याद है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब किसी एक को कंपेयर करना है, आपकी मर्जी, आप एचडीए को कंपेयर करते हो, एमईडब्ल्यू को करते हो, या एमपीआई को करते हो। तो ये इस क्वेश्चन में लिखने का काफ़ी मार्जिन है। ये जब आप देखोगे, जब ये टॉपिक रिवाइज करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इसमें लिखने का मार्जिन ज़्यादा था। अब आओ जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन करना चाहें, उसमें अगर हम देखें तो बिटवीन 2010 एंड 2020 very low interest rates encouraged low-income countries to borrow money from foreign investors and governments to finance the long-term economic growth. अब economic growth, low interest rate, ये monetary policy हो सकती है, और evaluate this approach to promoting long term, क्या इससे long term economic growth आएगी? अब इस क्वेश्चन को पहले आपने समझना ध्यान से, फिर आपने पेपर में अटेंड करना है कि वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का इफेक्ट पूछ रहा है इंटरेस्ट रेट के कम होने से और फॉरेन इन्वेस्टर अगर आपकी कंट्री में आते हैं, तो ये आपने इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पहले आपने बताना है जी कि लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, वो उसको डिफाइन करना है। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आती है आप डिफाइन कर, जो कल ही हमने देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का टॉपिक किया है। तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ पीपीसी की शिफ्ट से भी आ सकती है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से भी आ सकती है। फिर प्रिवेंट करना है, आप लो इनकम कंट्री जो होते हैं उसकी क्या होती है, सेविंग कम होती है। लो इनकम कंट्री को डिफाइन करते हैं, उनकी सेविंग कम होती है, उनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, फंड्स नहीं होते हैं, और वो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे होते हैं, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ वो नहीं कर पा रहे होते हैं, और उनकी इंटरनल प्रॉब्लम होती है, सेविंग कम होती हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कम आती है, कुछ इश्यूज होते हैं इनसे। लो इनकम कंट्री के आपने नेगेटिव पॉइंट बता देने हैं विद रिस्पेक्ट टू वही जो उसने गिवन बात की थी कि फंड्स और लो इनकम कंट्री बोरो मनी कैसे करते हैं, और लो इनकम कंट्री को दूसरे कंट्री में लोन भी नहीं देते। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, वो गवर्नमेंट के थ्रू आती है। ये चाइना बेल्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, चाइना यहाँ पे जो हेल्प कर रहा है, हमारी सीपैक बना रहा है। इंटरनेशनल बैंक जो है वो लोन हमें देते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की रीपेबिलिटीज कितनी है। आईएमएफ जैसे आजकल तंग कर रहा है।
तो गवर्नमेंट को फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और फिर ये फंड गवर्नमेंट कैसे यूज करेगी, प्राइवेट सेक्टर कैसे इस फंड को यूज करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर कैसे यूज करेगी। अब दोनों में देखो एडी का इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एडी का ये पार्ट है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये डेप्रिसिएशन आपने अदर पॉलिसी बता रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक पॉलिसी हो सकती है जो एक्स माइनस एम को ठीक करेगी, उससे एडी हमारा ठीक होगा। और जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का डबल रोल है, ये एडी को भी ठीक कर सकता है, एएस को भी ठीक कर सकता है। अब ये सारी बातें देखो हमने ये क्वेश्चन के अंदर से निकाली है कि लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर, आई जो है हमने यहाँ से निकाला, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे, फाइनेंस करेगी लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। तो ये जी और आई हमने यहीं से निकाला क्वेश्चन के अंदर से। तो ये जी एक ऐसा फैक्टर है जिससे LRAS भी राइज करेगा, और जी जो है वो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोनेंशियल का फैक्टर भी है। अब वो कितनी सक्सेसफुल है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई के आपने फैक्टर लिख देना है कि टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, उसके साइड इफेक्ट बता दो कि टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करेगी उससे पैसे ज़्यादा चाहिए। दूसरी चीज़ बताओ एजुकेशन ट्रेनिंग पे स्पेंड करेगी, उसका साइड इफेक्ट बताओ। एजुकेशन ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म फैक्टर होता है, और उसमें ये भी हो सकता है कि आप लोगों को एजुकेट और ट्रेन करें, लोग बाहर के कंट्री में चले जाएं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आप वो उधर लिखे हुए हैं आपके नोट्स के अंदर, वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो ये हमने सिर्फ उससे ये नहीं बताया कि लो इंटरेस्ट रेट से और जी से क्या होगा, बल्कि हमने उसे एक और पॉलिसी भी बताई, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी बता दी। यानी कि इन्वेस्टमेंट और जी का हमने डायरेक्ट उसे पीपीसी का रेफरेंस, यानी कि ये पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पूछा था जो कल हमने सिलेबस में डिस्कस किया है। पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ पीपीसी से और LRAS से आती है, वो आपने सारी बतानी है। और ये जी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एडी को भी शिफ्ट करता है और एएस को शिफ्ट करता है, वो आपने बताना है। और इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो उसमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है, उसने बताया हुआ कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, लेकिन आपने बताना है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है कि जिस बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हैं वहाँ से रिटर्न कितना आएगा। फिर आपने आना है इसकी वैल्यूएशन के ऊपर कि इसका इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करेगा शिफ्ट, वही बात आ गई कि एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट कितनी है, एडी की शिफ्ट कितनी है, एएस की शिफ्ट कितनी है। लो इंटरेस्ट रेट है, कितना कम है, साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट शुरू करेगी वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की, उस पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो अभी ऊपर जो बताया कि जिस बिजनेस में आप स्पेंड कर रहे हैं उसमें कितना इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं। एग्रीगेट डिमांड की शिफ्ट मैटर करेगी, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएंगे। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। इंटरेस्ट रेट कम होने, कितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा या कम किया जाए ये मैटर करेगा। लो इनकम कंट्री को तो लोग लोन देते नहीं है, या IMF तंग करता है, या उनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, वो आपने साइड इफेक्ट सारे यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो इस क्वेश्चन में भी लिखने का अच्छा खासा मार्जिन है बल्कि। अब ये क्वेश्चन आप बाद में एक दफ़ा रिवाइज भी कर लिया करें, लेक्चर ये मैं रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, लेकिन बाद में आप इसे एक दफ़ा अटेम्प्ट भी साथ साथ कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब डेटा रिस्पॉन्स आपने एंड पे करना होता है। अब ये सर दिया जी रिड्यूस्ड माइग्रेशन टू द यूनाइटेड स्टेट से माइग्रेशन कम हुई है, ये डाटा उसने दिया हुआ है कि माइग्रेंट शेयर बाय इंडस्ट्री, जॉब वैकेंसीज उसने दी है यहाँ पे। ठीक है, ये उसने डाटा गिवन है और ये कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अभी क्वेश्चन अगर थोड़े वन बाय वन डिस्कस करें जो उसने दिए हुए थे, तो सबसे पहले जो चीज़ उसने पूछी होती है आपने उसी का आंसर बताना होता है डाटा रिस्पॉन्स के अंदर, ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी, खासतौर पर 2 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन। ये देखो पहला 2 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल शोन इन फिगर 1 एंड जस्ट वन पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिलेशनशिप। यानी कि पूछा कि 2 वेरिएबल जो उसने बताए हुए हैं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या लिंक है। ये देखो जो क्वेश्चन के अंदर था, ये देख लो जरा एकदम सर। एम्प्लॉयमेंट का वेरिएबल कौन से 2 वेरिएबल है, इंडस्ट्री, माइग्रेंट शेयर ऑफ इंडस्ट्री और जॉब वैकेंसीज। जॉब वैकेंसीज किस इंडस्ट्री में कितनी जॉब अवेलेबल है और किस इंडस्ट्री कितने लोग माइग्रेंट हो रहे हैं। जहाँ पे जिसकी जॉब कम होगी उसके लोग माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, जिसकी जॉब यहाँ पे इस कंट्री में ज़्यादा होगी वो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। सिंपल ये रिलेशनशिप बनता है। इसी को आपने इन पैराग्राफ में 2 लफ्ज़ों में लिख देना कि डायरेक्ट रिलेशन है, जॉब इंक्रीज जिसमें होगी उसमें लोग उस कंट्री में स्टे करेंगे, जिसकी जॉब नहीं होगी लोग दूसरे कंट्री में चलेंगे। या दूसरे एंगल से भी कह सकते हैं कि इमिग्रेंट्स जो दूसरे कंट्री से लोग हमारे यहाँ आएंगे वो लोग आएंगे जिस सेक्टर की हमारे यहाँ डिमांड है, यानी कि जिसकी जॉब हमारे यहाँ ज़्यादा है उस सेक्टर के लोग दूसरे कंट्री से ज़्यादा आएंगे, और जिस सेक्टर की डिमांड हमारे यहाँ कम है उसके लोग यहाँ से भी छोड़ के चले जाएंगे और उसकी इमिग्रेशन भी इफेक्ट हो, उस सेक्टर के लोग हमारे पास नहीं आएंगे। तो ये 2 एंगल से उस पॉजिटिव तरीके से बता सकते हैं, दूसरे एंगल से बता सकते हैं। उसने खुद ही पूछा
दूसरे में तो ये सीधी सीधी बात है, आपने या ये पहली बात बता दें या दूसरी बात बता दें, तीसरी बात बता दें, एक ही बात है, तीनों नहीं बतानी होती। विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्सप्लेन बोथ द लाइकली इफेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन को प्रिवेंट रोक दिया जाए यूएस फ्रॉम 2019 एंड द रिटायरमेंट ऑफ ओल्डर यूएस वर्कर्स ऑन द यूएस प्रोडक्टिव पोटेंशियल, तो अगर लोगों को माइग्रेंट होने से रोक दिया जाए, कि जैसे भी टैरिफ ने पाबंदियां लगाई हैं कि लोग ना आए, और दूसरा रिटायरमेंट हो रहे हैं ज़्यादा लोग, जब रिटायर हो रहे हैं तो पीपीसी वापस शिफ्ट हो, तो आपने पीपीसी ड्रा भी करनी है, इनवर्ट शिफ्ट शो करनी है, और पीपीसी की एक लाइन की डेफिनेशन भी लिख देनी है, और आपने बताना है कि इसकी वजह से क्या होगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अच्छा, ये एक पॉइंट सर ये तो सिर्फ अगर लोग रिटायर होंगे फिर मेरे ख्याल से इनवर्ट शिफ्ट होगा, जो जब बैन लगाएंगे तब तो नहीं मेरे ख्याल से इनवर्ट शिफ्ट होगा। हाँ, उसकी वही बताने लगा हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन की वजह से इनवर्ट शिफ्ट उसमें चेंज नहीं आएगी, लेकिन अगर इनवर्ट शिफ्ट हुई, इनवर्ट शिफ्ट उस वक्त होगी जब रिटायरमेंट ऑफ ओल्डर वर्कर होगा, यानी कि उससे दो जो फैक्ट पूछे हुए हैं उस दो में से एक पे नो चेंज और दूसरे पे आपने लिखना है ओल्डर, ये उसने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, ये मेंशन भी किया हुआ मैंने ये कि प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन वर्कर से पीपीसी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर ओल्ड वर्कर होते हैं तो ये 2 नंबर इस चीज़ के मिलेंगे मेंशन करने के, और 2 नंबर डायग्राम के, तो 4 नंबर आपके पूरे इस तरीके से मिल जाते हैं, ये लिखा भी हुआ है। एक्सिस लेबल करेंगे 1 नंबर, शिफ्ट करेंगे पीपीसी को 1 नंबर, 2 नंबर ये हो गए, प्रिवेंशन से चेंज नहीं आएगी 1 नंबर इसका, और 1 नंबर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट का। फिर है जी यूजिंग द इन्फॉर्मेशन एंड लेबर मार्केट थ्योरी। अब लेबर मार्केट थ्योरी को कंपेयर करना है जो इन्फॉर्मेशन इस टेक्स्ट में दी हुई है, why the wages receiving by migrant workers in the high tech industries are likely to be higher than the wages received by migrant workers in the hospitality industry। अभी 2 सेक्टर की बात की है, हाई टेक इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी। पहले बता दूं लेबर परफेक्ट मार्केट थ्योरी में क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से वेजेस डिटरमिन होती है, ठीक है। हाईटेक की अपनी हाईटेक इंडस्ट्री के लोग जो होते हैं वो असल में क्या होते हैं, वो उसकी जो डिमांड फॉर लेबर है वो इनइलास्टिक होती है, सप्लाई ऑफ लेबर भी इनइलास्टिक होती है, तो उसकी डिमांड उस तरीके से बनेगी। और हॉस्पिटैलिटी वर्कर जो होते हैं ये आम एज कंपेयर टू दिस ये आम अवेलेबल है, तो इसकी जो ये इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर होगी और इलास्टिक सप्लाई लेबर, तो इन दोनों को आपने एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इसकी भी डायग्राम बना सकते हैं, दोनों की डायग्राम बना एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाईटेक इंडस्ट्री में जब डिमांड और सप्लाई इन इलास्टिक बनते हैं, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब इन इलास्टिक डिमांड आप बनाएंगे, ये देखो ये इन इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर, तो इसकी वेज रेट ये बनेगी, ये आपने लिखा है डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर, और यहाँ लिखते हैं कि हाईटेक की आपने बनाई है, यहाँ पे वेजेस आनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स आने हैं। लेकिन जब इलास्टिक बनाएंगे यानी कि ये इलास्टिक और ये इलास्टिक, तो इसमें भी देखो वेजेस कम आएंगे, ये डिमांड फॉर वर्कर्स सप्लाई ऑफ वर्कर, और यहाँ लिख दो कि हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी वाले लोग होते हैं नर्सें और नर्स, मेल नर्स, और वो आपने यहाँ पे इंडस्ट्री शो कर दी वेजेस, और ये वो लोग होते हैं, तो ये इलास्टिक होते हैं वो इलास्टिक, तो आपने बताना कि इलास्टिसिटी मैटर करेगी, ये दोनों की वेजेस डिफरेंट है। और रीज़न बता दो कि हाईटेक इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा देर काम करते हैं, इनकी स्किल ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी वेजेस भी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादातर लोग ये नायाब लोग हैं, कम लोग अवेलेबल हैं, जबकि हॉस्पिटल वर्कर जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है, इन पे 1 साल में या 6 महीने का डिप्लोमा करते हैं तो आपको हॉस्पिटल नर्स का डिप्लोमा मिल जाता है बाहर के कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका में या जो भी है, तो उसकी वजह से इनकी पे या वेजेस क्या होती हैं, कम होती है। तो ये दोनों आप 3-3 नंबर के एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा जी, आखिरी चीज उसने पूछी हुई है कि वैल्यूड likely impact of return to the migrant level prior to 2019 of the macroeconomic performance of the US. Impact of a return to the migration levels. माइग्रेशन लेवल्स का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे क्या फर्क आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या होती है, वो 5 वेरिएबल आपने याद रखने हैं। 5 वेरिएबल कौन से, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आएगा यानी कि जीडीपी यानी कि आउटपुट, दूसरी एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क आएगा, एम्प्लॉयमेंट मीन रोजगार, और तीसरी चीज इन्फ्लेशन पे क्या फर्क आएगा, प्राइस लेवल पे। 3 चीजें होगी। चौथी चीज बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या फर्क आएगा। 5वीं चीज इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। ये 5 है, लेकिन पांचों आपने डिस्कस नहीं करने, इसमें से कोई से 3 आपने डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो इसने मल्टीप्लायर इफेक्ट का बता दिया, ये हमने डिस्कस किया था। रिमिटेंसेस ज्यादा आएंगी, एक्स माइनस एम, हमारा बैंक पेमेंट ठीक होगा। एम्प्लॉयमेंट का बता दो, एक वो देखो 2-2 नंबर सबके दिए हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट को 2 नंबर में डिस्कस कर दो, 2 नंबर में आप डिस्कस कर दो एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये जीडीपी वाला जो है। और अगर आप कोई रेलिवेंट डायग्राम बनाते हैं कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम बना दें, कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम बना सकते हैं कि अगर माइग्रेंट वर्कर कम या ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें आपने
ये कर्व आप बना दें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कि एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा हो रही है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये राइज करेगा और जीडीपी भी राइज करेगा। करेक्टली लेबल करना है, ये एएस लिखें इसे एएस, ये AD1, ये AD2, ये प्राइस लेवल 1, ये प्राइस लेवल 2, ये Y1 और ये Y2, ये सारा आपने ये क्वांटिटी सॉरी यहाँ पे रियल जीडीपी या क्वांटिटी वैसे उसकी भी हो सकती है, रियल जीडीपी यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे प्राइस लेवल लिखते हैं। ये प्रॉपर आपने सारा इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्राउडिंग आउट वैसे वो होता है जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम कर दे। तो प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट कम करता है तो उसका इफेक्ट आप डिस्कस कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जब इंक्रीज करेगी तो उससे जीडीपी राइज करेगा। अगर माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है, रिटर्न टू माइग्रेशन लेवल, ये आपने डाटा पढ़ लेना, डाटा पढ़ के आप नजर लगा सकते हैं कि इसका क्या होगा। तो आपने कंक्लूड जरूर करना होगा जब भी वो वैल्यूड का आएगा ना क्वेश्चन, कंक्लूड जरूर करना है 8 मार्क्स वाला, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो डेफिनेटली इससे वेरिएबल हमारे इफेक्ट होंगे। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, ग्रोथ जो है वो हमारी डिबेटेबल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिबेटेबल है, ये जो चीज़ डिबेटेबल है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज करेगी। तो 3 कम से कम वेरिएबल जो आपको बताया, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी, ये 3 तो आपने जरूर डिस्कस करने हैं। चौथा बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको भी डिस्कस किया हुआ। तो ये पेपर एक दफ़ा ये क्लास के बाद आपने ज़रूर खोल के देखना है, इसकी मार्किंग की भी देखना। ये मैं अभी जो मैंने अंडरलाइन चीज़ें की हैं ये पेपर भी आपको भेज देता हूँ, और रिकॉर्डिंग ये जब अभी आ जाएगी 4-5 घंटे बाद तो रिकॉर्डिंग भी आपको ये भेज दूँगा। लेकिन आपने साथ साथ ये करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इस सब काम का। ठीक है।